चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वोल्ट मीटर। लास्ट क्लास में हमने देखा कि अमीटर कैसे बनता है और कैसे लगता है। अब देखते हैं कि वोल्ट मीटर पहले तो क्या करता है, कैसे बनता है और कैसे लगता है। देखिएगा, सबसे पहले वोल्ट मीटर किस काम आता है। आप लोग भी इस बात को जानते हैं कि वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आता है। मेन काम इसका सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना ही है। तो आप लिख सकते हो कि it is used to measure potential difference। ये सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के बेसिकली काम आता है। बनता कैसे, तो चलिए डिस्कस करते हैं। हाउ टू मेक वोल्ट मीटर। तो फिर से बेटा यही कहूँगा कि वोल्ट मीटर भी बेसिकली एक गैल्वेनोमीटर का मॉडिफिकेशन है। गैल्वेनोमीटर के अंदर हम हल्की फुल्की मॉडिफिकेशंस करेंगे और उन मॉडिफिकेशन करने के बाद हमारा वोल्ट मीटर बनेगा। गैल्वेनोमीटर में एक मॉडिफिकेशन करने के बाद तो अमीटर बना था, और वैसे ही कुछ एक हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन और है, उसके बाद हम उससे वोल्ट मीटर बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये कोई गैल्वेनोमीटर, ये इसकी नीडल एंड इसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दो। जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस लेट से Rg और इसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दो R। नाउ दिस अरेंजमेंट इज नोन एज योर वोल्ट मीटर। इसको हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे V से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है आप देख पा रहे हो कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस Rg है, जो आपने एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाया है उसका रेजिस्टेंस R है। तो कुल मिलाकर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आ गया Rg प्लस R। कुल मिलाकर रेजिस्टेंस आ गया Rg प्लस R। अब एक्चुअली ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कैसे करेगा सुनिएगा। वोल्ट मीटर का काम है अपने अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। अपने अक्रॉस मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, यहाँ पर अगर दिखाना चाहूँ तो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। वोल्ट मीटर का काम खुद के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, और खुद के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेजर करना है तो इट मीन्स दैट आई वॉन्ट VA माइनस VB। मान लीजिए कि I करंट आया है, I करंट आया है, तो A से B पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी I इनटू यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस। बेटा यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस इज ऑफ कोर्स Rg प्लस R। अब हम इस बात को जानते हैं कि ये जो गैल्वेनोमीटर है ये इस I को तो मेजर कर ही सकता है, खास तौर से तब जब वो बहुत छोटा हो। अगर I को अगर मेजर कर लेगा तो ऑफ कोर्स ये वाली टर्म भी मेजर हो जाएगी, क्योंकि Rg पहले से पता है, R हमने खुद लगाया है वो हमें पता है। तो अगर I पता है तो ऑफ कोर्स आपको VA माइनस VB भी पता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज इक्वल्स टू I इनटू रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। तो ये हमें रीडिंग देगा, कौन देगा? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर करंट को मेजर भी कर सकता है बशर्ते करंट काफ़ी कम हो, और ये हमें पहले से पता है। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज बड़ा बेसिकली रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस द रेजिस्टेंस विच यू कनेक्टेड इन सीरीज विद इट। तो ये हमें पहले से नोन है, वी नो इट ऑलरेडी, ये हमें पहले से पता है। ये गैल्वेनोमीटर ने दे दिया, ये हमें पहले से पता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी पता है, तो ऑफ कोर्स मुझे यहाँ से तक का पोटेंशियल डिफरेंस पता है। तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम इस तरह से मेजर कर सकते हैं। अब मैं फिर से उस बात पे आता हूँ कि कोई हमसे थ्योरेटिकली पूछे कि आखिर वोल्ट मीटर बनता कैसे है, क्या मॉडिफिकेशंस आप करोगे, तो मैं कहूँगा पहला मॉडिफिकेशन ये है कि हम गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टेंस के साथ, जो मतलब गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है उसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। अमीटर में हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाया था, अब हम सीरीज में लगाएंगे। दूसरी बात, बच्चा बोले सर आई तो बहुत कम होगा, लेकिन सर मैं चाहता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस तो मैं ज़्यादा मेजर कर सकूँ। तो सर ऑफ कोर्स
आई छोटा है तो ये आर भी बड़ा होना चाहिए, और ये आर भी बड़ा होना चाहिए, इसके लिए आर जी पर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन सर ये रेजिस्टेंस बड़े से बड़ा होना चाहिए। ऑफ कोर्स जो भी हम रेजिस्टेंस लगाएंगे सीरीज में वो ज़्यादा बड़ा हो उतना ही अच्छा है। तो मैं क्या क्या मॉडिफिकेशंस कर रहा हूँ। पहली मॉडिफिकेशन, कनेक्ट ए हाई रेजिस्टेंस कैपिटल आर in series with गैल्वेनोमीटर। एक हाई रेजिस्टेंस कैपिटल आर लगा दो। दूसरी बात, अब अगर मैं कभी भी आपसे पूछ लूं कि बेटा यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो आप बोलो सर यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, गैल्वेनोमीटर ने कितना करंट की रीडिंग बताई है वो मल्टीप्लाइड विद आर जी प्लस आर। जैसे मान लो कि आर जी प्लस आर की वैल्यू लेट से 1000 ओम है, मान लो एक बार के लिए, हमारी मर्जी है बेटा हम कितना भी आर रख सकते हैं, तो आर जी प्लस आर भी तो हमारी मर्जी है। तो मान लीजिए कि आर जी प्लस आर की वैल्यू है 1000 ओम। अगर मान लीजिए करंट इतना आया कि इस गैल्वेनोमीटर में से करंट मान लीजिए 1 मिली एम्पियर आया, और गैल्वेनोमीटर ने बता दिया कि करंट 1 मिली एम्पियर है। अगर करंट इसमें से गुजरने वाला 1 मिली एम्पियर है तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? आप बोलो सर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 1 मिली एम्पियर इंटू आपका 1000 ओम। मिली से आपका 1000 कैंसिल, एम्पियर इंटू ओम इज ऑफ कोर्स वोल्ट। इसका मतलब इस वोल्ट मीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है। गैल्वेनोमीटर कितनी रीडिंग दिखा रहा है? 1 मिली एम्पियर, लेकिन एक्चुअल में जो वोल्ट मीटर है उसकी रीडिंग कितनी है? 2 वोल्ट। आई होप यू गेट द पॉइंट। अगर मान लो कि करंट 2 मिली एम्पियर है, मान लो आपने करंट बढ़ाया और इस गैल्वेनोमीटर ने रीडिंग दिखा दी 2 मिली एम्पियर। जैसे ही गैल्वेनोमीटर ने 2 मिली एम्पियर करंट दिखा दिया तो मैं समझ गया कि इस पूरे के पूरे वोल्ट मीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 2 मिली एम्पियर इंटू हमारा जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस लेट से बड़ा हमेशा 1000 ओम दे रखा है, तो हम समझ गए कि इसका मतलब वोल्ट मीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है। तो गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है उसको हम वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है वो निकाल सकते हैं। अब कोई बच्चा ऐसा कह सकता है कि सर हम क्यों मल्टीप्लाई करें? इससे अच्छा सर एक काम करते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर में जहाँ पर 0 मिली एम्पियर लिखा है वहाँ 0 वोल्ट लिख देंगे। सर जहाँ पर 1 मिली एम्पियर लिखा हुआ है वहाँ पर मैं 1 वोल्ट लिख दूंगा। जहाँ 2 मिली एम्पियर लिखा हुआ है वहाँ पर सर मैं 2 वोल्ट लिख दूंगा। जहाँ पर 3 मिली एम्पियर लिखा हुआ वहाँ पर मैं 3 वोल्ट लिख दूंगा। जहाँ पर 4 मिली एम्पियर लिखा हुआ वहाँ पर से मैं 4 वोल्ट लिख दूंगा। सर जहाँ पर 5 मिली एम्पियर लिखा हुआ वहाँ पर 5 वोल्ट लिख दूंगा। सर जहाँ पर वोल्ट मीटर की जो रीडिंग्स लिखी हुई है उन सबको मैं 1000 ओम से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना। आप क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो? अगर मुझे इस गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट ही करना है तो हम ये थोड़ी करेंगे कि गैल्वेनोमीटर में से रीडिंग में कितना करंट आया फिर उसको वोल्ट मीटर से रीडिंग से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इससे अच्छा मुझे पता है कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना है। जो भी गैल्वेनोमीटर में से करंट गुजर रहा है उस करंट को मैं उस वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके उन सारे के सारे वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दूंगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दूसरा मॉडिफिकेशन आप ये करें कि गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग्स है उसकी रीडिंग्स में कैलिब्रेशन कर दें। व्हेन आई से कैलिब्रेशन आई मीन दैट कि आप सारे के सारे जो रीडिंग्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें। किससे मल्टीप्लाई कर दें? रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर से। व्हेन आई से रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर आई मीन्स आर जी प्लस आर से मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन इस बार आप जब मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा इस बार यूनिट चेंज हो जाएगी, क्योंकि पहले जो रीडिंग थी वो एम्पियर में थी, है कि नहीं गैल्वेनोमीटर की, और अब बड़ा किस में आ गई? वोल्ट में। रीडिंग तो चेंज होनी ही चाहिए क्योंकि इस बार बेटा तुम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस ओम में है। अगर आप एम्पियर को अगर ओम से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो वोल्ट में आएगा। अमीटर में ऐसा नहीं हुआ था। अमीटर में पहले भी रीडिंग करंट में थी और कैलिब्रेशन करने के बाद भी अमीटर में थी। इस बार बेटा कैलिब्रेशन करने से पहले गैल्वेनोमीटर पर रीडिंग एम्पियर में थी और अब वोल्ट में। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो दूसरी बात है we have to calibrate reading of galvanometer and
मल्टीप्लाई all the readings with Rg plus R and replace them. उनको बड़ा हम चेंज करके नई रीडिंग लगाएं, ठीक है। ये हमें दो बड़े चेंज करने पड़ेंगे। कोई मुझसे पूछ ले कि सर वोल्ट मीटर को दिखाओगे ऐसे साइन में, वोल्ट मीटर का साइन आपके पास सही है। और रेजिस्टेंस आपने जो सीरीज में लगाया वो जितना बड़ा हो उतना अच्छा है, रेजिस्टेंस जितना बड़ा उतना ही बढ़ाइए, अच्छा बढ़िया है। आई रियली होप कि आप समझ गए बड़ा इस बात को। आगे चलिए बच्चों, नेक्स्ट। ये तो बात हुई कि आखिर वोल्ट मीटर बनेगा कैसे। अब बात आती है कि वोल्ट मीटर लगेगा कैसे, किसी भी सर्किट में वोल्ट मीटर आप कैसे लगाओगे। तो आई हैव सम प्लान, लिखे बड़ा इस बात को। हाउ टू यूज वोल्ट मीटर। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक सर्किट है इस तरह से, आपके पास इस तरह से एक सर्किट है, यहां कहीं कोई पॉइंट है ए, यहां कहीं कोई पॉइंट है बी। मुझे ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। अगर आपको ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर से अगर मेजर करना है तो आप एक काम कीजिए कि ए पॉइंट और बी पॉइंट को ऐसे एक वोल्ट मीटर से जोड़ दीजिए। ए और बी पॉइंट पर ऐसे पैरेलली एक वोल्ट मीटर लगा दीजिए। अब जैसे मैंने आपको बता रखा है कि वोल्ट मीटर का काम तो सिर्फ और सिर्फ खुद में से गुजरने वाला, सिर्फ और सिर्फ खुद में से गुजरने वाला करंट मेजर करना है। सॉरी बेटा, खुद में से गुजरने वाला पोटेंशियल डिफरेंस, खुद के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वो मेजर करना है। और हम इस बात को जानते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर के अक्रॉस है वही पोटेंशियल डिफरेंस आपका ए और बी के अक्रॉस है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि सर ऐसे केस में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्ट मीटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी विल बी सेम। तो जिन भी दो पॉइंट के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने हो उन दोनों पॉइंट के अक्रॉस आप वोल्ट मीटर को पैरेलल लगा दो। और पैरेलल लगाने से ये फायदा हो गया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका उस वोल्ट मीटर के अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस आपका उन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस होगा। तो सीधी सी बात है बेटा, लिखेगा कनेक्ट ए वोल्ट मीटर पैरेलली between two points across whom we have to find potential difference। जिन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है उन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस में वोल्ट मीटर को पैरेलली लगा देना चाहिए। इससे हमारा काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। जैसे एक सवाल, मान लीजिए बेटा सवाल ऐसा है कि ये बैटरी, ये रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, दिस वन इज 200 ओम, दिस वन इज 300 ओम, दिस वन इज 100 वोल्ट्स। फेयर एनफ। ये मेरे पास ए पॉइंट है और मेरे पास ये बी पॉइंट है। मुझे ए और बी पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। वैसे तो हम बता भी सकते हैं मतलब डायग्राम से तो, लेकिन हमें मेजर करना है। अगर आपको ए और बी पॉइंट के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो हमें ए और बी के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाना होगा। दिस वन इज 200 ओम, दिस वन इज 300 ओम। तो इस ए पॉइंट और बी पॉइंट के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। हम लोगों ने एक वोल्ट मीटर लगा दिया
एंड लेट्स से उस वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 600 ओम है, वो 600 ओम है। अब मैं जानना चाहता हूं कि एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस कितना था और मेजर्ड कितना है। व्हाट वाज द एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अभी सोचते हैं बेटा, 100 वोल्ट का बैटरी है, करंट आ रहा है ऐसे, करंट आ रहा है ऐसे। करंट की जो वैल्यू है वी नो इट वेरी वेल, दैट इज 100 अपॉन 500। I think the value of current is 1/5 एम्पियर। A से B तक जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट इज ऑफ कोर्स करंट है 1/5 एम्पियर इंटू यहाँ से तक का पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 300 ओम। आई थिंक दैट कम्स आउट टू बी 60 वोल्ट्स। ये आपका 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ये तो एक्चुअल है, ये तो आपका एक्चुअल है, लेकिन हम जानते हैं कि मेजर करेंगे तो इतना नहीं आएगा, इससे कम आएगा। सोचते हैं कैसे। ये 600 और ये 300, सॉरी ये 600 और ये 300 दोनों के दोनों कैसे हैं, पैरेलल। तो इनका आर इक्विवेलेंट निकाल लो। इनका आर इक्विवेलेंट होगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज 1/600 प्लस 1/300। आई थिंक आर इक्विवेलेंट आ गया 200। तो हमारे पास, अच्छा बेटा ये बैटरी बेटा वही है सेम, ये आपके पास 200 ओम ये था, 200 ओम ये, दिस वन इज 200 ओम, दिस वन इज 200 ओम। ये 200 ओम किसकी जगह लिखा, ये 200 ओम मैंने 300 और 600 की जगह लिखा। और आपके पास ये वाला पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है बी। व्हाट विल बी द करंट नाउ। तो आप बोले सर करंट आएगा, करंट आएगा 100 वोल्ट की बैटरी है, 400 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट आएगा 1/4 एम्पियर। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी विल बी 1/4 इंटू 200। आई थिंक द पोटेंशियल डिफरेंस इज 50 वोल्ट। पहले पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट था, अब पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट है। तो ये जो ए बी पॉइंट्स हैं इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपका 50 वोल्ट आ गया। अच्छी बात है बेटा। अच्छा ये तो आप समझ गए ना कि इस 200 वोल्ट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, या इस 300 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, या इस 600 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, बात तो एक ही है। तो आप कह सकते हो कि इस पूरे के पूरे सवाल के अंदर हमारा जो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए था वो तो 60 वोल्ट था, और जो मेजर कर रहे हो आपका 50 वोल्ट है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल था वो आपका 60 वोल्ट है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने मेजर किया है वो आपका 50 वोल्ट। ऑफ कोर्स ये बड़ा एक्चुअल से कम आ रहा है, एरर तो अच्छी खासी आ रही है, ठीक है। अगर मैं कभी आपको कह दूं बेटा मुझे एरर कम से कम चाहिए तो क्या करूं, तो आप बोलोगे देखो सर ऐसा है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस पहले वाले पोटेंशियल डिफरेंस से इसलिए अलग आया क्योंकि जितना करंट आ रहा था वो करंट बट गया, वो करंट बट गया कुछ 300 ओम में से और कुछ 600 ओम में से। अगर मैं चाहूँ कि इस 600 ओम में से, सॉरी इस वोल्ट मीटर में कम से कम करंट जाए तो क्या होना चाहिए, तो आप बोलोगे कि सर जो भी करंट आएगा वो दोनों रेजिस्टेंस में बढ़ता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर मैं ये चाहूँ कि वोल्ट मीटर कम से कम करंट खाए तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा इधर से उतना ही करंट कम जाएगा, जितना ये करंट कम जाएगा इसमें जितना करंट पहले जा रहा था उसके आस पड़ोस में वैल्यू जाएगी, इसमें करंट जितनी पहले जा रही थी उसके आस पड़ोस जाएगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी जितनी एक्चुअल वैल्यू थी उसके आस पड़ोस में आएगी। तो अगर आप मुझसे कभी ये चाहो कि मैं रेजिस्टेंस जितना, सॉरी कि मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस में एरर कम से कम आए तो इधर वाले करंट में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आना चाहिए, इधर वाले करंट में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आना चाहिए। इसका मतलब वोल्ट मीटर कम से कम करंट ड्रॉ करना चाहिए, कम से कम करंट ड्रॉ करना चाहिए तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि एरर में कमी हो तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बड़ा याद करो क्या था, मेरे ख्याल से वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस था गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस प्लस आपका
जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आपने सीरीज में ऐड किया था वो। लेकिन हमने जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड किया था वो हमारे कंट्रोल में था। अगर मैं इसको अगर ज़्यादा से ज़्यादा रखूँगा तो आपका वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, और अगर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो ऑफकोर्स हम करंट कम ड्रॉ करेंगे। करंट कम ड्रॉ करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो एक्चुअल के आसपास आ जाएगा। ये कहानी है। आगे चलिए बच्चों, नेक्स्ट इसी बात को मैं थोड़ा सा और एक बार हल्का सा बड़ा न्यूमेरिकली और समझाता हूँ। जो मैंने बात बोली है इसी बात को मैं हल्का सा बड़ा थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आई होप यू लाइक इट। सुनना, हालांकि बात बड़ा काफ़ी हद तक पुरानी वाली बात जैसी, बट फिर भी सुन सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है। ये बैटरी है, वोल्टेज V, ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2। R2 के अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैं A और B। मुझे A और B पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। करंट आप लोग जानते हैं बड़ा, करंट की वैल्यू आएगी V अपॉन R1 प्लस R2। A और B पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको आप लिख सकते हो V अपॉन R1 प्लस R2 इंटू यहाँ से तक का पोटेंशियल डिफरेंस। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज R2। ये आपका एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस है। अब मैंने क्या किया कि इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए A और B के अक्रॉस एक वोल्टमीटर लगा दिया। बैटरी वही है, R1 वही है, R2 वही है, बस यहाँ से यहाँ तक आपने एक वोल्टमीटर लगा दिया। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस लेट से आपके पास RV है, लेट से RV। अब करंट आया बेटा ऐसे, करंट आया ऐसे। पहले बात तो पूरे सिस्टम का R इक्विवेलेंट निकाल लूँगा। ये R1 इन दोनों के सीरीज में है और ये दोनों आपस में पैरेलल है। इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा? इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा R2 RV अपॉन R2 प्लस RV। तो जो करंट की वैल्यू आएगी दैट विल बी ऑफ कोर्स V अपॉन R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2 RV अपॉन R2 प्लस RV। अगर मुझे A और B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो मैं कहूँगा कि बेटा दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज I इंटू R इक्विवेलेंट लिख दो इन दोनों का, या फिर I1 इंटू R2 या I2 इंटू RV, कुछ भी लिख दो जैसे आपकी मर्जी हो। जैसे मैं कैसे लिखना चाह रहा हूँ, मैं ऐसे लिखना चाह रहा हूँ कि मैं इसे ऐसे लिख दूँ कि ये तेरा R1 और इन दोनों को तो रिप्लेस कर दे किससे? R2 RV अपॉन R2 प्लस RV। करंट आपके पास I है तो यहाँ से तक के पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है I इंटू दिस। तो मैं कह रहा हूँ A और B पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी करंट। करंट हमने बड़ा बड़ी मेहनत से निकाला है, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस। दिस रेजिस्टेंस इज R2 RV अपॉन R2 प्लस RV। मैं इसको थोड़ा साइड में लिख लूँ। अब देखना बेटा, I की वैल्यू कितनी थी? I की वैल्यू थी V अपॉन R1 प्लस R2 RV अपॉन R2 प्लस RV मल्टीप्लाइड विथ R2 RV अपॉन R2 प्लस RV। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बेटा, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया था। अब अगेन मैं इसको थोड़ा और अब ये तो आपका एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस था, ये आपका मेजर्ड पोटेंशियल डिफरेंस है। अब मेरी बात सुनना, अगर आपके वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस टेंडिंग टुवर्ड इनफाइनाइट हुआ, मतलब बहुत 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 बड़ा हुआ, तो उस केस में आपके AB के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा V R1। R2 प्लस RV को आप क्या लिख सकते हो? RV, क्योंकि RV बहुत बड़ा है।
आरवी से आरवी क्या हो गया, कैंसिल, तो सिर्फ और सिर्फ R2 बच जाएगा, मल्टीप्लाइड विथ R2 प्लस आरवी, आरवी बहुत बड़ा है, आरवी आरवी क्या हो गया, कैंसिल, R2 बच जाएगा। अगर हमने ये वोल्ट मीटर नहीं लगा रखा था तो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस भी यही था। और अब जब आरवी आपका बहुत 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 बड़ा है तो उस केस में भी आपका जो मेजर्ड पोटेंशियल डिफरेंस है वो लगभग लगभग इसी के बराबर आ रहा है। इसका मतलब अगर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो जो मेजर्ड पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस के नज़दीक आएगा, उसके आसपास आएगा, उसके आसपास आएगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो अच्छा पॉइंट है, इसे याद रखें। तो मैं इस बारे में दो बातें बोलूंगा बेटा। हायर द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, लेसर विल बी एरर, एरर बेटा कम से कम होंगी, और ऑफ कोर्स बेटर द वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर उतना ही अच्छा होगा। और ये वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बढ़ाना हमारे हाथ में है क्या? जी हाँ, बिल्कुल हाथ में है। हम कैसे बढ़ाते हैं? हम जो रेजिस्टेंस गैलोमीटर के साथ सीरीज में लगाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लगा देंगे। ठीक, आई होप इट विल वर्क। आगे चलिए बेटा। एक बात और, अगर मैं कहूँ कि मुझे कहीं पर आइडियल वोल्ट मीटर लिखा हुआ दिखाई देगा, अगर आइडियल वोल्ट मीटर है तो इस बात का मतलब यह है कि उसके अंदर जो एरर होगी बड़ा वो टेंडिंग टुवर्ड जीरो होगी। एरर अगर टेंडिंग टुवर्ड जीरो होगी, इस बात का अर्थ होगा कि जो आपकी एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस है और जो मेजर्ड पोटेंशियल डिफरेंस है वो लगभग लगभग बराबर होंगे। और वो लगभग लगभग बड़ा बराबर तभी होंगी जब वोल्ट मीटर कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहा होगा। वोल्ट मीटर कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहा होगा, इस बात का अर्थ ये हो गया कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस टेंडिंग टुवर्ड इनफाइनाइट हो जाएगा। और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस टेंडिंग टुवर्ड इनफाइनाइट करने के लिए हमने जो सीरीज में रेजिस्टेंस लगाया था गैलोमीटर में, वो हमें बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो कभी अगर आइडियल वोल्ट मीटर लिखा हुआ है तो समझ जाना कि इसका रेजिस्टेंस बहुत 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 बड़ा है। ठीक है, ये हमारा आइडियल वोल्ट मीटर। आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस टेंडिंग टुवर्ड जीरो था और आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी है। अच्छा पॉइंट है। आगे चलिए बच्चों। नेक्स्ट, एक बढ़िया सा सवाल है, एक अच्छा सा सवाल। सुनिए बेटा, एक गैल्वेनोमीटर has 100 equal divisions। बेटा 100 इक्वल डिविजन्स मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते 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 100 डिविजन्स होंगे ऐसे। ठीक है, बराबर ऐसे इक्वली स्पेस्ड, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, ऐसे करते करते। ठीक है, इट्स current sensitivity is 10 divisions per milliampere, is 10 divisions per milliampere। ठीक, क्या अर्थ है देख लेंगे, तुम चिंता मत करो। Its voltage sensitivity is 2 divisions per millivolt। अगेन इसका क्या अर्थ है सब देख लेंगे, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। सवाल, पहला सवाल, फाइंड करंट
फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। बड़ा याद करो, करंट फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन को मैं IG कहा करता था। ये बड़ा भी करंट सेंसिटिविटी है, इसका अर्थ आपको हल्का फुल्का याद आ रहा होगा। मैंने कहा था करंट सेंसिटिविटी इज कि गैल्वेनोमीटर की जो निडल है वो कितना एंगल चलती है पर यूनिट करंट, कितने करंट पर कितना एंगल चल लेती है। ठीक है, अब सुनना, ये जो 10 डिविजन्स पर मिली एम्पियर है, इस बात का अर्थ ये है कि 1 मिली एम्पियर करंट अगर गैल्वेनोमीटर में से गुजरेगा तो वो 10 डिविजन चल लेगा, तो वो 10 डिविजन चल लेगा। फेयर एनफ। तो इसका मतलब एक डिवीजन गैल्वेनोमीटर की नीडल तब चलेगी जब उसमें से करंट गुजरेगा 1/10 मिली एम्पियर। तो पूरे 100 डिवीजन चल ले, पूरे 100 डिवीजन चल ले, उसके लिए 100 डिवीजन में पूरा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो गया। पूरे 100 डिवीजन चलने के लिए कितना करंट आएगा, तो आप बोलोगे कि सर ये तो 10 मिली एम्पियर आ रहा है। दिस इज योर करंट फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ये है आपका करंट फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। आप इस गैल्वेनोमीटर में से 10 मिली एम्पियर ज़्यादा का जो करंट है वो मेजर नहीं कर सकते, बल्कि मैंने तो आपको ये भी याद कर रखा है कि 10 मिली एम्पियर से ज़्यादा का करंट आप उसमें से अगर गुजारोगे तो हो सकता है कि बेटा हमारा गैल्वेनोमीटर खराब भी हो जाए। मैंने आपको याद करा रखा है बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट, अच्छा बेटा दूसरे पॉइंट में थे, फाइंड मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। अरे बेटा ये एक साथ नहीं लिखा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो सकता है, ये रहा हमारा गैल्वेनोमीटर, इसके अक्रॉस कितना मैक्सिमम परमिसिबल पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है। उससे ज़्यादा अगर पोटेंशियल डिफरेंस कर दोगे तो गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये कुछ वोल्टेज सेंसिटिविटी दे रखी है। अब हालांकि हमने कभी पढ़ा तो नहीं कि ये वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, लेकिन लॉजिक में तो कोई चीज़ होती है यार, लॉजिक से तो कुछ आईडी लगा सकते हैं। इसका मतलब मेरे ख्याल से ये होगा कि इस वोल्ट मीटर के अक्रॉस अगर तुम 1 मिली वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे, 1 मिली वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो ये 2 स्केल चला जाएगा, 2 डिवीजन चला जाएगा, 2 डिवीजन चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो गैल्वेनोमीटर है उसका एक डिवीजन जाने के लिए गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा 0.5 मिली वोल्ट। इसका मतलब 100 डिवीजन का पूरा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करने के लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा 1/2 × 100। आई थिंक दैट इज 50 मिली वोल्ट। इसका मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आपका 50 मिली वोल्ट है, और ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कोर्स तब होगा जब आपका 100 डिविजन्स पे आ गया होगा, और उस टाइम करंट भी कितना हम जानते हैं, करंट है बेटा 10 मिली एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस आपका 50 मिली वोल्ट। तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कब और कितना हो सकता है, तो आप कह सकते हो कि सर वो 50 मिली वोल्ट हो सकता है। सर 50 मिली वोल्ट से ज़्यादा का पोटेंशियल डिफरेंस इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस नहीं हो सकता। अगर आपने ज़बरदस्ती की तो हो सकता है कि हमारा गैल्वेनोमीटर खराब भी हो जाए। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अगला सवाल ये बेटा अपने काम आएंगे सब बातें, है ना। अगला सवाल, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। बेटा इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, सोचते हैं। अगर मैं इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस 50 मिली वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रखता हूं, जो कि मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज है, तो उस टाइम पर इस गैल्वेनोमीटर में से मैक्सिमम करंट गुजरेगा और उसकी जो वैल्यू है वो 10 मिली एम्पियर है। इस बात का अर्थ ये हुआ कि इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस अगर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अगर 50 मिली वोल्ट है, तो इस गैल्वेनोमीटर में से करंट गुजर रहा है 10 मिली एम्पियर। तो हम बड़े आराम से इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। आप बोलोगे कि सर रेजिस्टेंस
इज ऑफ कोर्स वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। मिली से मिली कैंसिल, 5 वोल्ट पर एम्पियर, बड़ा वोल्ट पर एम्पियर इज ऑल्सो नोन एज ओम्स। ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर। तो जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस इतना है। सवाल बेटा खत्म नहीं हुआ है, अभी तो सवाल स्टार्ट हुआ है। अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ गैल्वेनोमीटर के बारे में बातें पता की हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट what modifications are required to convert this galvanometer into an ammeter which can measure current up to 10 एम्पियर। 10 एम्पियर तक का करंट मेजर कर सके ऐसा अमीटर बनाना है। क्या मॉडिफिकेशन करूं? आप बोलोगे सर सब याद है मेरे को, तो जो भी हमारा गैल्वेनोमीटर है उसके साथ पैरेलल में एक शंट लगा दो, पैरेलल में एक शंट लगा दो। और गैल्वेनोमीटर का जैसे हमें पता है कि रेजिस्टेंस है 5 ओम। इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को हम अमीटर कह सकते हैं। और इस अमीटर में से मैक्सिमम करंट जो आ सकता है वो 10 एम्पियर आ सकता है। अगर इसमें से करंट अगर 10 एम्पियर आएगा तो गैल्वेनोमीटर में से भी मैक्सिमम करंट गुजरेगा। गैल्वेनोमीटर में से मैक्सिमम करंट गुजर सकता है सवाल के हिसाब से 10 मिली एम्पियर, दैट इज 10 मिली एम्पियर। ठीक है ना। 10 मिली एम्पियर इज ऑफ कोर्स 0.01 एम्पियर। तो ऑफ कोर्स 9.99 एम्पियर जो है वो यहां से गुजरेगी, 9.99 एम्पियर यहां से गुजरेगी। तो एक तो बड़ा सीधा आंसर में मुझे पता है कि अगर शंट निकालना है तो I1 R1 इज इक्वल्स टू I2 R2, सीधे लिख दो। और आप कह सकते हो कि I1 R1 0.01 इंटू 5 शुड बी इक्वल टू, बड़ा बोलना, I2 R2 9.99 इंटू S। सो S की वैल्यू आ गई है, दैट इज 5/99। जो शंट है उसका रेजिस्टेंस आगे बढ़ा 5/999। ये है ना, हाँ, ये हमारा आंसर आ गया। इतना शंट आपको लगाना पड़ेगा। और कुल मिलाकर जो अमीटर बनेगा उसका कोई मुझसे रेजिस्टेंस पूछ ले तो हम बड़े आराम से बोल देंगे कि अमीटर का अगर रेजिस्टेंस निकालना है, हम लोग जानते हैं कि बेटा क्या करना है हम लोगों को। अमीटर का अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो दैट इज ऑफ कोर्स ये दोनों आपस में बेटा कैसे हैं, पैरेलल। ये 5 ओम इंटू 5/999 डिवाइड बाई 5 ओम प्लस 5/9। ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये आपका अरेंजमेंट है। ये शंट आपको बड़ा लगाना पड़ेगा। ये शंट अगर आप पैरेलल में लगाओगे तब जाके ये मीटर बन जाएगा। और ऐसा मीटर जो 10 एम्पियर तक का करंट मेजर कर सकता। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलिए बेटा। अच्छा एक बात और, ये शंट का रेजिस्टेंस हम एक तरीके से और निकाल देते हैं। हम कहते थे कि I1 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I0। तो ऐसे भी कर सकते हो। I1 है 10 मिली एम्पियर, तो 0.01 दैट इज R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I0। बड़ा कितना है 10। हम कह सकते हैं कि दैट इज 1/1000 इज S अपॉन
5 प्लस एस, 5 प्लस एस शुड बी इक्वल टू 1000 एस and that 5 is equals to 999s, so s comes out to be 5 upon 999. ठीक है, अपन ने बड़ा क्लास में शायद इस फॉर्मूले से किया था, इसमें मैंने ऐसे बोल दिया, बाकी ऐसे भी कह सकते हो I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2, मर्जी बढ़ा दे। आगे चलिए, इसी का अगला सवाल आप समझिएगा कि मैं अगला सवाल कौन सा पूछूंगा। ये हमने बनाया इस गैल्वेनोमीटर से अमीटर, अब हम बनाएंगे इसी गैल्वेनोमीटर से एक वोल्ट मीटर। तो सवाल लिखिए बेटा, पांचों पार्ट है क्या? हाँ लिखिए। What modifications are required to convert this galvanometer into a voltmeter which can measure potential difference अप टू 100 वोल्ट, 100 वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर ले। इसके लिए मुझे क्या मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी? तो आप बोलोगे सर मॉडिफिकेशन ये करनी पड़ेगी कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, उसके साथ सीरीज में आपको एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। और अगर आप मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक 100 वोल्ट मेजर करना चाहते हो, तो उस टाइम पर ऑफ कोर्स यहां से करंट भी मैक्सिमम गुजर रहा होगा। करंट मैक्सिमम कितना है? 10 मिली एम्पियर। इससे ज्यादा अगर करंट बहा दोगे तो यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते। अगर आपने जबरदस्ती कर भी दिया तो हो सकता है कि हमारा गैल्वेनोमीटर खराब भी हो जाए। तो बेटा हम तो नहीं चाहेंगे ऐसा कुछ। तो आप कह सकते हो कि सर 100 वोल्ट इज बेसिकली करंट, करंट इज 10 मिली एम्पियर इनटू यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस। बेटा यहां से तक रेजिस्टेंस मैं आरवी लिख दूं, आरवी मतलब रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। ये 0 हो गया। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस मेरे ख्याल से आ गया 10,000 ओम। मुझसे बड़ा वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस तो पूछा ही नहीं था, मुझसे पूछा था कि ये वाला रेजिस्टेंस कितना है। तो आप बोला सर टोटल है 10,000, तो ये तो आपके पास आ गया 9,995 ओम्स। तो हमारे अगर कोई पूछ ले कि बताओ वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या है, तो हम बोल देंगे कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस तो 10,000 ओम है। और आपने मॉडिफिकेशन क्या किया? हमने इस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, कितने का? 9,995 ओम्स का। ये हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया। आई होप दैट्स ओके। आगे चलिए बेटा, ये मॉडिफिकेशन है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं मैडम। नेक्स्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड ईजी एज वेल, दैट इज मीटर ब्रिज। अब तक जेई मेन ने या आईआईटी ने अगर सवाल पूछे बेटा मीटर ब्रिज के, तो आसान ही पूछे। हम थोड़ा सा हो सकता है कि इसको टफ पड़े, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि बेटा इस पर कभी टफ सवाल भी पूछ लें। तो अपन देख लेंगे, कोई इतना बहुत बड़ी बात है नहीं। मीटर ब्रिज अपने आप में एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है which is based on a Wheatstone bridge, or more specifically based on balanced Wheatstone bridge। ठीक है, काम क्या आता है सर ये एक्सपेरिमेंट? ये सारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप, इसका काम है टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। कोई भी अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारा ये मीटर ब्रिज काम आता है। कैसे काम करता है देखिएगा।
बहुत ही आसान सा है, आराम से इत्मीनान से सुनना। सबसे पहले हमारे पास ये बड़ा एक बैटरी, ये पॉइंट ए से लेकर बी पॉइंट तक एक वायर लेना। ए से लेकर बी तक हमारे पास एक यूनिफॉर्म वायर है। ए से लेकर बी तक हमारे पास एक यूनिफॉर्म वायर है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का। इट इज यूनिफॉर्म वायर। यूनिफॉर्म वायर बोलने का बार बार अर्थ यह है कि हर जगह वायर एक जैसा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हर जगह एक जैसा है। इसलिए मैं ऐसा कह सकता हूं कि हर बराबर लेंथ पर बराबर रेजिस्टेंस है। ठीक है, यूनिफॉर्म वायर है और इसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, इसलिए हर बराबर लेंथ पर बराबर रेजिस्टेंस है। इसकी जो लेंथ है वो आइडियली 1 मीटर ही रखनी है बेटा, 1 मीटर रखनी है। अगर मान लो सवाल में अगर 2 मीटर आ गई तो अलग बात है, हम उसे 2 मीटर ही मान लेंगे, हम ऐसे नहीं कि सवाल छोड़ देंगे। लेकिन अक्सर बेटा इसकी लेंथ 1 मीटर होगी या 100 सेंटीमीटर होगी, जैसे आप बोलना चाहो बेटा उसको बोल सकते हो। चलो मैं 100 सेंटीमीटर भी लिख देता हूं। ठीक है, ये जो तार होगा, ये जो तार होगा इसमें 2-4 खास बातें हैं। पहली ये कि इस तार का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कम होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बड़ा याद करो, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि अगर अपने इसमें से कुछ करंट गया, अगर ये गर्म हुआ तो इसकी लेंथ बढ़ेगी। अगर ये अल्फा कम होगा तो इसका मतलब ये है कि इसकी लेंथ में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। इसी तरह से थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है बड़ा, वो भी कम से कम होना चाहिए। तो अगर मान लो कि हीट गई, गर्म हुआ, तो इसके रेजिस्टेंस में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आने चाहिए। तो लोअर लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होना चाहिए। और ऐसा कह सकता हूँ कि बेटा इसका जो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वो भी कम से कम होना चाहिए। मतलब अगर कोई हीट वीट जाए तो इसकी लेंथ में और रेजिस्टेंस में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आने चाहिए। हल्के फुल्के तो फिर भी आते ही, बट हम कोशिश करेंगे कम से कम आए। ठीक है, अब सुनना बेटा, बहुत ही प्यारा सा एक्सपेरिमेंट है, आराम से इत्मीनान से सुने बेटा, आराम से सुने। ये दिख तो रहा ना? हाँ, अब दिख रहा है। सुनना बेटा, इस ए पॉइंट पर, ये ए पॉइंट है, मैं अब हर चीज का मतलब बता रहा हूं। इस ए पॉइंट पर ऐसे एक मेटेलिक स्ट्रिप लेनी है, जो बड़ा हमें यहां पर ए पॉइंट पर स्क्रू कर देनी है। ये मेटेलिक स्ट्रिप है, थिक मेटेलिक स्ट्रिप। दिस वन इज थिक मेटेलिक स्ट्रिप। बड़ा यहां पर कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिससे हम बड़ा चीजें बांध सकते हैं। इसी तरह से जो बी पॉइंट है ना, इस पर भी बड़ा ऐसे थिक मेटेलिक स्ट्रिप होगी। मैं कारण बताऊंगा थिक होने का, है ना, चिंता मत करो तुम। ऐसे ही एक थिक मेटेलिक स्ट्रिप और होगी। बड़ा ऐसे कुछ पॉइंट्स हो। दीज आर थिक मेटेलिक स्ट्रिप्स। अब सुनना बेटा, थिक और मेटेलिक का क्या अर्थ हुआ? मेटेलिक है इसका मतलब कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग है मतलब रेजिस्टिविटी कम से कम है। थिक है इसका मतलब एरिया ज्यादा से ज्यादा है। रो है कम से कम एरिया है, वायर नहीं है, थिक है मतलब बड़ा प्लेट टाइप है। प्लेट टाइप है तो ऑफ कोर्स एरिया है बड़ा, रेजिस्टिविटी है छोटी, तो रेजिस्टेंस है बहुत बहुत छोटा, क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। एरिया आपका ज्यादा से ज्यादा, रो आपका कम से कम। तो इन थिक मेटेलिक स्ट्रिप्स का रेजिस्टेंस बहुत कम है, से बहुत कम है। तो क्या फर्क पड़ा मेरे को? बड़ा बहुत कम है। इस कारण से मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर मान लो इसमें से करंट भी गया, मान लो कभी करंट भी गया,
तो भी रेजिस्टेंस तो इसका टेंडिंग टुवर्ड जीरो है, और अगर रेजिस्टेंस टेंडिंग टुवर्ड जीरो है तो इसका मतलब इस मेटेलिक स्ट्रिप के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होना चाहिए। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो होना चाहिए तो इस बात का अर्थ यह है कि अगर मैंने इस पॉइंट को ए बोल रखा है तो मैं इस पॉइंट को भी ए बोल सकता हूं। फेयर ना, वही लॉजिक बड़ा यहां पर। ये वाला पॉइंट तो बी है, मान लो कभी करंट गया, जाने दो, रेजिस्टेंस तो इसका टेंडिंग टुवर्ड जीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी टेंडिंग टुवर्ड जीरो, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर टेंडिंग टुवर्ड जीरो तो दिस पॉइंट कैन आल्सो बी रिटन एज पॉइंट बी। इसी तरह से अगर ये वाला पॉइंट सी तो ये वाला पॉइंट बी सी, और ये वाला पॉइंट बी सी। फेयर एनफ। अब एक और वायर लो ऐसे, और इस वायर को गैल्वेनोमीटर के थ्रू जोड़ते जोड़ते इस वायर को हमने जो वायर पहले से ले रखा था उस पर मूव कराओ। जिस पॉइंट को बेटा आप, ये जो जंक्शन वाला पॉइंट है ना जो बेटा इस पॉइंट पर मूव करता है, इस पॉइंट को मैं एक नाम दे रहा हूं, इट इज नोन एज योर जॉकी। इस पॉइंट को बेटा मैं ऐसे इस तार पर मूव करा सकता हूं, मूव करा सकता हूं, मूव करा सकता हूं, और इस पॉइंट बेटा क्या बोलते हो, जॉकी। मान लीजिए बेटा ये यहां कहीं है, लेट्स से बेटा दिस पॉइंट इज डी, और यहां से यहां तक की लेंथ एक बार के लिए मान लेता हूं कि मैं L सेंटीमीटर से x मान लेता हूं यार। ये मान लीजिए कि आपके पास x सेंटीमीटर से, तो ऑफ कोर्स यहां से यहां तक की लेंथ आपके पास बड़ा 100 माइनस x सेंटीमीटर से। बड़ा मीटर में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, x मीटर 1 माइनस x मीटर, वो एक ही बात है, कोई बहुत अंतर नहीं है। जरा ध्यान से देखो, समझदार बच्चा तो इस डायग्राम को देखते ही समझ गया कि सर ने है ना ये एक तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज का एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना दिया है। सर ने तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना दिया, किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का। जिन बच्चों को नजर नहीं आया मैं उन्हें दिखा दूंगा, ठीक। सुनना बेटा, इस ए और सी पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस लगाओ आर। ये कैपिटल आर बेटा आपको नॉन है, ये बेटा आपको नॉन है, ठीक है। और बेटा इसे एल ही लिखो यार, है ना, ये जो ये लेंथ है उसको एल ही लिखो बेटा, वो एक्स बेटा अपन ये रेजिस्टेंस के लिए यूज करेंगे, ठीक। यहां से आता एक रेजिस्टेंस लगाओ नॉन। इस पॉइंट को बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स मतलब बेटा एक ऐसा सेटअप है जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे होते हैं जिनका हमें पहले से रेजिस्टेंस पता होता है। तो ये आर हमें नॉन है। इस बी और सी पॉइंट के बीच में एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाओ जो आपको पता करना है। यही तो हमारा प्लान था भाई, पूरा पूरा ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया किस लिए, ये अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बनाया है। दिस एक्स इज ऑफ कोर्स अननोन एंड दैट्स द प्लान, कि हम इसको पता करना चाहते हैं। आई रियली होप कि बेटा आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। मुझे थोड़ी सी बेटा जगह चाहिए। ये तो हो गया हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब मैं चाहता हूं कि इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप का मैं एक सर्किट डायग्राम बनाऊं, तो मेरी हेल्प करना थोड़ी थोड़ी, है ना। ये बेटा आपकी बैटरी, चलो ठीक है बेटा। ये आपके पास कोई ना कोई पॉइंट ए, ये आपके पास कोई ना कोई पॉइंट बी। बेटा ये पॉइंट सी मैं इसे यहां कहीं दिखा दूं, ये पॉइंट बेटा आपका डी मैं इसे यहां कहीं दिखा दूं। देखना, ए से सी तक रेजिस्टेंस है आर जो नॉन है मुझे। ए से सी तक एक रेजिस्टेंस है आर जो कि नॉन है मुझे। सी से लेकर बी तक रेजिस्टेंस है एक्स जो पता करना है मुझे। सी से लेके बी तक एक रेजिस्टेंस है एक्स, एक्स पता नहीं बेटा, ये पता करना ही तो हमारा एम है। ए से लेकर डी तक ये तार है जिसका रेजिस्टेंस मैं लिख सकता हूं तार का रो एल अपॉन ए, ठीक है। डी से लेकर बी तक इस तार का रेजिस्टेंस है, डी से लेकर बी तक एक रेजिस्टेंस है कितना, रो बड़ा लेंथ बोलना, लेंथ इज 100 माइनस एल अपॉन ए। सर रो सेम क्यों रख लिया बेटा, कहा ना आपको वायर इज यूनिफॉर्म,
तो रो ऑब्वियसली हर जगह सेम है। सर क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दोनों जगह सेम क्यों रखा? बेटा कहा ना यूनिफॉर्म वायर हर जगह ए बी से। और सी से लेके डी तक, सी से लेकर डी तक एक तार और है जिसके अंदर कोई गैल्वेनोमीटर वगैरह लगा रखा है, तो इसका भी बेटा कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ही होगा। इसको देखते मेरे बच्चे समझ गए कि अरे यार ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस है नहीं बैलेंस है वो अलग बात है, लेकिन ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, मेरे बच्चे समझ गए। अब सुनना, अब इस जोकी को है ना इस पॉइंट पे मूव कराना, मूव कराना, मूव कराना, मूव कराना, धीरे 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 मूव कराओ। मूव कराओगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर के अंदर रीडिंग हो जाएगी 0। बस वही रुक जाओ। मैं फिर से बोलता हूँ बेटा इस बात को, इस जोकी वाले पॉइंट को यूँ चलाते चलाते यहाँ लाओगे करंट होगा, यहाँ होगा करंट होगा, यहाँ लाओगे करंट होगा, यहाँ लाओगे करंट होगा। कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जब अचानक से इस गैल्वेनोमीटर में से करंट हो जाएगा 0। बस रुक जाओ, बस रुक जाओ। जिस पॉइंट पर आपके गैल्वेनोमीटर में से गुजरने वाला करंट 0 हो जाएगा, दैट पॉइंट इज नोन एज अ नल पॉइंट। ये जो डी वाला पॉइंट है, दिस पॉइंट इज नोन एज ए नल पॉइंट। और यहां से यहां तक की ये जो लेंथ है, दिस इज नोन एज योर बैलेंसिंग लेंथ। अरे मेरे प्यारे बच्चों, क्या नाम है इसकी? बैलेंसिंग लेंथ। कई बार बड़ा इस पॉइंट को बैलेंसिंग पॉइंट ही बोल देते हैं, बट ठीक है, तो तुमने खुद भी सोच लिया होगा कि हाँ अगर ये बैलेंसिंग लेंथ है तो इसको बैलेंसिंग पॉइंट तो बोल ही सकते हैं। तो नल पॉइंट पे कहते हैं और आपका बैलेंसिंग पॉइंट पे कहते हैं। तो कभी ना कभी आपके इस गैल्वेनोमीटर में से करंट 0 हो जाएगा, और जैसे ही गैल्वेनोमीटर में से करंट 0, मेरे बच्चे समझ गए कि ये तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। और अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस। और मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर दिस इंटू दिस, x रो l अपॉन a इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, दैट इज इक्वल्स टू r रो 100 माइनस l अपॉन a। रो से रो कैंसिल, ए से ए कैंसिल, x की वैल्यू आ गई बेटा, कितनी वैल्यू आ गई है? दैट इज इक्वल्स टू r 100 माइनस l अपॉन l। ये रेजिस्टेंस आ गया। हालांकि कोई फॉर्मूला याद करने वाला थोड़ी है। मेरे बच्चे तो बोलेंगे सर क्यों याद करूं फॉर्मूला, मेरे तो याद हो गया, मेरे तो याद हो गया। दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस। ये रेजिस्टेंस इनटू ये लेंथ इज इक्वल्स टू ये रेजिस्टेंस इनटू ये लेंथ। सर रेजिस्टेंस इनटू लेंथ नहीं होती, रेजिस्टेंस इनटू रेजिस्टेंस होता है। अरे बेटा वो बाकी तो रो और ए है वो तो हर जगह सेम है, तो सीधा बोल सकते हो कि ये रेजिस्टेंस इनटू ये लेंथ इज इक्वल्स टू ये रेजिस्टेंस इनटू ये लेंथ। जे का सवाल है बेटा मेन का, शायद 40 और 60 दे रखी थी, ये रेजिस्टेंस दे रखा था, ये पूछा था, बोल देना कि दिस इनटू दिस लेंथ इक्वल टू दिस इनटू दिस लेंथ। आंसर है। मैं कहाँ सवाल कराऊंगा इस पे यार, खुद करते रहना। लेकिन मैं इस सवाल से बेटर कोई बात बताऊंगा, कोई ऐसा सवाल जो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि मेन में और एडवांस में पूछ लें, तो वो बताऊंगा। ये तो मेरे बच्चे खुद ही कर लेंगे ना यार। ये हमारे पास आ गया x, ये हमारे पास आ गया x, बढ़िया आ गया, बढ़िया। आई होप यू गेट द पॉइंट। L बेटा आपकी बैलेंसिंग लेंथ। कल को अगर मान लो बेटा यहाँ से देखिए लेंथ अगर 2 मीटर हो गई तो बेटा यहाँ पर 200 सेंटीमीटर लिख देना, लिख क्या देना, ठीक है। तुम तो कहोगे सर मैं कौन सा फॉर्मूला याद कर रहा हूँ, मैं तो सर आपकी तरह लॉजिक लगा रहा हूँ, और लॉजिक लगाऊंगा तो दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस। सर मैं तो वैसे ही कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कर रहे बेटा, कोई दिक्कत नहीं आपको। मैं ना आपको एक और अच्छी एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ। वो एक्स्ट्रा बात ऐसा नहीं कि इस चैप्टर में ही काम आएगी बेटा, हो सकता है कि ये वाली बात आपके जगह जगह काम आए, कि एरर कैसे निकालते हैं, लीस्ट काउंट क्या होता है, उस पर एक बहुत ही बढ़िया सी बात बताता हूँ। आराम से सीखें, और हो सकता है कि बेटा ये वाली बात आपको बार बार काम भी आए, बार बार काम आए। तो सुनना, मेरे पास आ गया x इज इक्वल्स टू r 100 माइनस l अपॉन l। R को और लेंथ को मेजर करने में अगर एरर हुई तो X को मेजर करने में कोई ना कोई एरर तो होगी। अक्सर R आपको परफेक्ट दे रखा होता है तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जो लेंथ है उसको मेजर करने में कोई ना कोई एरर हो सकती है। वो क्या हो सकती है क्या नहीं हो सकती हम कभी ना कभी अलग चैप्टर में भी देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला काम तो अभी निपटा दें, है कि नहीं।
ये वाला काम तो हम अभी निपटा दें तो हमारा काफ़ी तक मामला सेट हो जाएगा। तो सुनना, पूरा जो एक्सप्रेशन है उसका लॉग लो, तो log ऑफ x इज log ऑफ r प्लस log ऑफ 100 माइनस l माइनस log ऑफ l। बेटा लॉजिक वॉजिक की बात नहीं कर रहा, मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। लॉजिक वॉजिक बेटा जब एरर पढ़ाएंगे तब देखेंगे, लेकिन एरर जब भी पढ़ाएंगे ना तब भी इससे बेटर सिचुएशन शायद उस दिन में ना आए, है ना, इसलिए अभी सीख जाओ ना, क्या दिक्कत है, मतलब बेटा प्रोसेस पे आ रहा हूँ सीधे। अब पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दो इंडिपेंडेंटली। log x का डिफरेंशियल होगा 1/x इंटू डी एक्स, log r का डिफरेंशियल होगा 1/r इंटू डी आर, और log 100 माइनस एल का डिफरेंशियल होगा 100 माइनस एल, ऊपर आ जाएगा माइनस डी एल, log l का डिफरेंशियल होगा 1/l इंटू डी एल। अब एरर में हमेशा मोड लेते हैं, तो प्लस प्लस, तो यहां पर भी मेरे बच्चे क्या लगा देंगे प्लस, यहां पर क्या लगा देंगे प्लस। द रीजन इज कि कभी भी हमें ये नहीं पता होता कि एरर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एरर का बड़ा पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पता होता, तो हम मोड़ लेते हैं हर जगह। अब एक काम करो, अब देखो, अब सुनना मेरी बात, डीएल है एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ, डीएल ऑफ कोर्स एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ, डीआर इज एरर इन रेजिस्टेंस, जो नॉन था ना उसमें कितनी एरर है, आर है एक्चुअल रेजिस्टेंस, एल है बेटा आपकी बैलेंसिंग लेंथ, एल है बेटा बैलेंसिंग लेंथ, एक्स है आपका जो अननोन रेजिस्टेंस है वो, और ये डीएक्स है उस एक्स में आया गया एरर, और इस पूरी टर्म को हम बोल देंगे फ्रैक्शनल एरर। डीएक्स जो है इसको हम बोलेंगे क्या बेटा, एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। इसी तरह से dx अपॉन एक्स को क्या नाम दोगे बेटा, फ्रैक्शनल एरर। इसी तरह से dx अपॉन एक्स इंटू 100 को क्या बोलोगे, परसेंटेज एरर इन x। तो अगर कोई मुझे कहते हैं मुझे परसेंटेज एरर चाहिए बेटा, पूरे एक्सप्रेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो तेरे पास परसेंटेज एरर आ गया, इसमें काहे का लोड है तेरे को, पूरे एक्सप्रेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दे बेटा, परसेंटेज एरर आ गया। अगर मान लो जो नॉन रेजिस्टेंस था, जो नॉन था ना वो पूरी तरह से एक्यूरेट था, तो ऑफ कोर्स आर में जो एरर होगी वो 0 होगी, और उस केस में मैं कह सकता हूं कि dx अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू बेटा क्या, dl अपॉन 100 माइनस एल प्लस dl अपॉन एल। इसको डिस्कस करते हैं, इसमें 2-4 बातें हैं। बाकी बेटा अगर मान लो कि आर एक्यूरेट ना हुआ तो उसमें कितनी एरर है वो भी सवाल में दे रखी होगी, सिर्फ वैल्यू पटकनी है आपको। मैं इसको लिख सकता हूं dx अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू dl, बड़ा नीचे आ गया l इंटू 100 माइनस एल, ऊपर आ गया l प्लस 100 माइनस एल। मेरे पास आ गया dx अपॉन एक्स इज dl इंटू 100 अपॉन l इंटू 100 माइनस एल। बढ़िया, ये बड़ा आपकी तरह से फ्रैक्शनल एरर निकालने का तरीका है। मैं यहां पर डीएल के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। डीएल है जो बैलेंसिंग लेंथ है, जो मेरा बैलेंसिंग लेंथ थी, जॉकी को मूव कराया था अपन ने, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर वायर जो लेंथ थी उस पर मूव कराया था, उसको मेजर करने के लिए साइड में स्केल लगी होगी, और उस स्केल में डिविजन्स ऐसे होंगे 0, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, फिर 11 मिलीमीटर, 12 मिलीमीटर। तो एक और दूसरी लाइन के बीच में सेपरेशन 1 मिलीमीटर का आएगा। उस 1 मिलीमीटर को हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। क्या बोलते हैं बेटा, लीस्ट काउंट। और वो जो लीस्ट काउंट होती है वही हमारी लेंथ के अंदर जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है वही होती है।
तो अगर आपके पास मीटर स्केल है और उसमें जो लीस्ट काउंट है अगर वो 1 मिलीमीटर है, मतलब 1 सेंटीमीटर को कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा होता है मीटर स्केल में, 10 पार्ट्स में। हर सेक्शन, हर खांचा कितने का है, 1 मिलीमीटर का। वो जो 1 मिलीमीटर है वही आपकी लेंथ के अंदर मैक्सिमम पॉसिबल एरर है। तो डीएल आपका फिक्स हो गया 1 मिलीमीटर या फिर बेटा जी 0.1 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हो कि मेरे पास dx अपॉन x जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू, रेजिस्टेंस में कितनी एरर आ सकती है उसकी वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर इंटू 100 अपॉन एल इंटू 100 माइनस एल। ये भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर कैंसिल। लेकिन मैं बेटा सिर्फ इतनी बातें बताने के लिए मैंने इतना सारा काम नहीं किया। मैं यहां पर एक बात और बताना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं, देखो सुनना अब मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, और अगर मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं तो मैं ये चाहूंगा कि हम जो x मेजर कर रहे हैं उसमें एरर कम से कम हो, और अगर एरर कम से कम हो तो हमारा dx होना चाहिए कम से कम, dx होना चाहिए कम से कम। तो ये जो डिनोमिनेटर है ये होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तो नीचे वाले टर्म को मैंने एक फंक्शन बना लिया है, बड़ा देखना क्या फंक्शन है, 100l माइनस एल स्क्वायर। मैं ये चाहूंगा कि इस फंक्शन की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो। इस फंक्शन की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कि f डैश एल शुड बी इक्वल टू 0। बड़ा करना जरा डिफरेंशिएट, 100 माइनस 2l, बड़ा l की वैल्यू आ गई है 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर बैलेंसिंग लेंथ जो है 0 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर के पास ना आए, बल्कि बीचों बीच वाले किसी पॉइंट के आस पड़ोस में आए, 50 सेंटीमीटर और उसके आस पड़ोस में वैल्यूज आए, तो उस केस में आपकी एरर कम होगी। तो इस बात को ध्यान रखें कि अगर आप ये मीटर ब्रिज का अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपकी बैलेंसिंग लेंथ जो है, आपकी जो स्मॉल एल की जो वैल्यू है वो ना तो 0 सेंटीमीटर के पास होनी चाहिए ना 100 सेंटीमीटर के पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर 0 सेंटीमीटर के पास होगी तो ये वाली वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, तो डिनोमिनेटर बहुत छोटा, तो आपकी एरर बहुत बड़ी आ जाएगी। अगर आपका L 100 सेंटीमीटर के नजदीक हो गया तो ये वाली टर्म आपकी बहुत छोटी हो जाएगी, डिनोमिनेटर बहुत छोटा हो गया तो अगेन आपकी एरर बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आपके इस एक्सपेरिमेंट में एरर कम से कम हो तो आपकी बैलेंसिंग लेंथ जो है इट शुड नॉट बी एट द एजेस, इट शुड बी इन बिटवीन, इट शुड बी नियर टू 50 सेंटीमीटर। ऐसे नहीं कि एग्जैक्ट 50 आना चाहिए, एग्जैक्ट अगर 50 आ जाएगा फिर तो R और X हमेशा बराबर हो जाएंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि 50 आनी चाहिए, हाँ 50 अगर होगी तो एरर लिस्ट होगी, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि मिड वेज में अगर आपकी बैलेंसिंग लेंथ आएगी तो उस केस के अंदर आपके रेजिस्टेंस के अंदर एरर सबसे कम आएंगे, और अगर एजेस पे आती है 0 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर के आस पड़ोस में आती है तो आपकी एरर थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बेटा इस पूरे के पूरे प्रकरण में 2 बातें सीखे होंगे। एक तो ये एरर वेरर निकालना, हालांकि हम इसको अलग से चैप्टर में देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम तो सीख गए यार, ना बहुत ही आसान सी काम थी। मैंने तो 2-4 बातें याद कराई, एक्सप्रेशन लिख, लॉग ले, डिफरेंशिएट कर, फिर बड़ा ये dx क्या है, dx अपॉन x क्या है, dx अपॉन x इंटू 100 क्या है, ये टर्म्स। और अगली बात, मेन बात बेटा मेरे लिए ये थी कि अगर आप चाहते हो कि आपके इस मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट के अंदर एरर कम से कम हो तो बैलेंसिंग लेंथ शुड नॉट बी एट द एजेस, नल पॉइंट शुड नॉट बी एट द एजेस, नल पॉइंट शुड बी इन बिटवीन, बीच में किसी पॉइंट पे आना चाहिए, ना तो a वाला पॉइंट मतलब x इक्वल टू 0 सेंटीमीटर, ना b वाला पॉइंट मतलब x इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इन दोनों के पास में नहीं आना चाहिए। बीच में अगर कहीं आएगा तो ऑफकोर्स हमारी एरर थोड़ी सी कम आएगी। तो एक बात लिखना बेटा, to minimize error, null point should lie, या फिर ऐसे लिख दो shouldn't lie near the end points ऑफ द वायर, या फिर ऐसे बोल दूं कि बैलेंसिंग लेंथ अगर 0 की तरफ हुई या बैलेंसिंग लेंथ अगर आपके 100 सेंटीमीटर के पास हुई तो उस केस में आपकी जो एरर होगी वो उतनी ही ज्यादा होगी।
आई होप ये वाली बात बेटा आप समझ गए होंगे। बहुत ही अच्छा सा पॉइंट था, मैंने बेटा इसको पूरा पूरा आप लोगों को बता ही दिया है, इतना आपके लिए काफ़ी है। बाकी बेटा अगर कोई एरर पे सवाल हो तो कर सकते हो, हालांकि शीट में फिलहाल कोई एरर पे सवाल नहीं है, एरर के लिए अलग से शीट होगी, लेकिन फ्री मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि कैसे बेटा लॉग लेना है, कैसे डिफरेंशिएट करना। मेरा मेन एम तो ये एक्सपेरिमेंटल बात बताना थी कि बेटा कभी भी आप है ना कोशिश ये करो कि नल पॉइंट जो है वो एजेस पे ना आए, नल पॉइंट जो है बेटा वो वायर के इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट पे ना आए, बीच वाले पॉइंट्स पे आए, तो ऑफ कोर्स आपकी एरर कम आएगी, और अगर एरर कम आएगी तो हमारे लिए बेटा ऑफ कोर्स ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमारी वैल्यूज थोड़ी ज़्यादा एक्यूरेट रहेंगी। तो आई रियली होप बेटा आपको सारी बात समझ में आ गई। याद आपको इतनी सी बात रखनी है बेटा, बाकी मुझे लगता है कैलकुलेशन भी आपको समझ में तो आई गई, और ये कैलकुलेशन अगेन हमारे बेटा काम आएगी, एरर वाले चैप्टर में भी काम आएगी। तो मुझे लगा यार मैं तो वैसे भी आपको याद ही करा रहा हूँ कि एरर की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो सीख तो गए होंगे मेरे ख्याल से तुम लोग, है ना। चलिए बेटा आज इतना ही, कल देखते हैं। होमवर्क ऐसा है कि करंट के सवाल एक बार शीट में रहने दो, है ना बेटा, शीट में रहने पहले से खूब सारे सवाल दे रखे हैं, HCV निपटा सकते हो। HCV के बेटा जितने भी सवाल वोल्ट मीटर अमीटर तक के हैं बेटा, वो सारे सवाल आपको जब भी टाइम मिले तो कर लीजिए, पहले सवाल से लेकर अमीटर वोल्ट मीटर जहाँ तक है वहाँ तक करें। जैसे पोटेंशियोमीटर सवाल आ जाए बड़ा सवाल मत करना, पोटेंशियोमीटर से पहले तक के ही सवाल आप कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू से लेकर आगे तक चलते रहिए, कर लीजिएगा। कल पढ़ते हैं पोटेंशियोमीटर।